हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को हमारे नोट से पढ़ना। और हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इसको डिटेल में हमने समझा था कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है, टैक्स लगाने के पीछे का सरकार का मोटिव क्या होता है, क्यों सरकार को पैसे चाहिए। वो सारी बातें हमने समझी थी। तो एक बार जो चीजें पढ़ रखी है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा था कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है। मतलब क्या है, मैंडेटरी फीस या फाइनेंशियल चार्ज है। इस मतलब कैसा होता है ये कि अगर हमारे ऊपर ये अप्लीकेबल है, अगर कोई टैक्स हमारे ऊपर अप्लीकेबल है तो हमको अनिवार्य रूप से उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब हम मना कर सकते हैं क्या? जैसे अगर हमारे ऊपर हम कहीं कुछ सामान खरीदने गए, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो हम मना कर सकते हैं कि हम जीएसटी नहीं पे करेंगे? नहीं, आपको वो पे करना ही पड़ेगा, है ना। अनिवार्य रूप से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो सरकार ये वसूल करती है। सरकार क्यों वसूल करती है? क्योंकि सरकार कई सारी हमारी और सबके लिए, समाज के लिए कई सारे काम करती है, तो उनके लिए उसे फंड चाहिए। और फंड का एक तरीका क्या है? फंड लेने का तरीका सरकार के पास है टैक्स वसूलना। ठीक है। तो सरकार को टैक्स का राइट कहाँ से मिलता है? तो टैक्स का राइट सरकार को पहले तो कहाँ से मिला है? संविधान के अंतर्गत मिला है। संविधान, भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान में इसमें प्रोविजन करा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल हैं, उनके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, पावर दिया गया है। किस बात का पावर दिया गया है? संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत कि सरकारें टैक्स लगा सकती हैं। तो इस पावर के अंतर्गत, ये जो पावर दिया गया है किसके अंतर्गत? संविधान के अंतर्गत। इस पावर के बेसिस पर ही फिर क्या करती है सरकारें? फिर लॉ बनाती है। कौन से लॉ बनाती हैं? टैक्स वाले लॉ। जैसे इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, ये सारे लॉ जो बनाए टैक्स कलेक्ट करने के, वो किसके कारण बनाए गए हैं? ये सारे पावर के अंतर्गत, जो उनको संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई टैक्स सरकार वसूल करती है तो वो पूरी तरह से क्या होती है, पूरी तरह से मतलब सक्षम होती है, पूरी तरह से उनके पास पावर होता है। क्यों ये पावर दिया गया है? उनको ये पावर संविधान में दिया गया है, और उस संविधान के पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये लॉ लॉ बनाया है, जिसके अंतर्गत वो टैक्स वसूलते हैं, तो हमको वो देना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझी थी। यहाँ से आईएमपी पॉइंट है, कभी एग्जामिनर को एक थ्योरिकल पॉइंट पूछना होगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने समझा था कि टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस व्यक्ति पर वो लगता है, वही व्यक्ति क्या करता है, उसको सरकार को पे करता है। जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगता है वही व्यक्ति क्या करता है, सरकार को पे करता है। इस पर हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर एक व्यक्ति 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, और अगर व्यक्ति जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए का जो टैक्स बना है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, अमित जी को क्या हुआ था, उनकी सैलरी थी 10 लाख रुपए, 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं था, और 5 लाख से ज्यादा पर हमने बोला उनको 20% टैक्स देना है। तो मोटा मोटी हमने हिसाब लगाया था कि 1 लाख रुपए उनको इनकम टैक्स देना है। तो इसमें अमित जी की सैलरी है, सैलरी भी उनकी है, और उस पर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो अमित जी स्वयं पे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें पे करने वाले के ऊपर ही इसका भार होता है, बर्डन जो होता है वो किसके ऊपर होता है? जिस व्यक्ति की इनकम होती है उसी पर होता है। ठीक है। फिर हमने इसमें एग्जाम्पल समझे थे कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। ये सारे उदाहरण समझे थे। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ, इनडायरेक्ट टैक्स पर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पे कोई और व्यक्ति करता है और उनसे वसूल कोई और व्यक्ति करता है। और इस पर हमने फिर टाटा कार का एग्जाम्पल लिया था कि टाटा कार बेचने वाले कौन है? बेचने वाले हैं वो राजू जी। राजू जी डीलर थे टाटा कंपनी के। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कार बेची, और अमित जी ने जो कार खरीदी थी उन्होंने टैक्स किसको पे करा था? जीएसटी। जीएसटी राजू जी को पे करा था, और फिर राजू जी ने क्या करा था, सरकार को ये टैक्स पे करा था। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बात करी थी। अगर एकदम एक क्रक्स हम बोलें तो डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में जो पे करता है उसी व्यक्ति पर क्या होता है, उसी व्यक्ति पर भार होता है। पे करने वाला ही व्यक्ति इसका पेमेंट करता है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर भार है वही व्यक्ति पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो व्यक्ति पे करता है उसके ऊपर इसका भार नहीं होता, मतलब पे का बर्डन उसके ऊपर नहीं रहता है। वो क्या करता है, इसको ट्रांसफर किसी और व्यक्ति पर कर देता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझी थी, और आपको रिकॉल होते जा रहा होगा। ठीक है। तो पिछली क्लास जरूर से देखिएगा, है ना।
उसमें हमने ये एग्जांपल लेकर के समझा था कि कैसे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का, इस पर भी हमने समझा था। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ये बातें हमने समझी थी। तो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के टैक्स का उदाहरण है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो किसका उदाहरण है, उसका या कौन सा उदाहरण है इसमें। तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ। और इस पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इनकम टैक्स में कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमने समझा था इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है, रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति की इनकम को ध्यान में नहीं रखता है, व्यक्ति की इनकम को ध्यान में नहीं रखता है, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति 0 रुपए भी कमा रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, बेरोजगार है, तो भी उस पर जो रेट होगा वो समान ही होगा, भले ही और सामने वाला व्यक्ति कितना भी पैसा कमा रहा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए जो है उनकी सैलरी केवल 8,000 रुपए, जबकि विवेक जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है उनकी सैलरी कितनी है मंथली, उनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अब ये दोनों ही लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो इन पर 18% की दर से जीएसटी कितना लगा, 180 रुपए। और यहाँ पर विवेक जी को भी कितना लगा, 180 रुपए। तो अब देखिए मिस्टर ए जो केवल 8,000 सैलरी कमा रहे हैं उनको भी कितना पे करना है जीएसटी के, 180 रुपए। जब और विवेक जी जिनको कितने 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं उनको भी कितना पे करना है जीएसटी का, 180 रुपए ही। तो इसलिए कहा जाता है इसको रिग्रेसिव नेचर। मतलब ये क्या करता है, कोई समानता रखता है, कोई भेदभाव नहीं करता, व्यक्ति की इनकम को नहीं देखते, ये क्या देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, क्या वस्तु ले रहे हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। इनकम को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल किसको ध्यान में रखा जाता है, सेवाओं को, सर्विस और गुड्स को ध्यान में रख करके ये टैक्स वसूला जाता है, व्यक्ति की इनकम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन जो होता है, जब वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है तो गरीब व्यक्ति पर ज्यादा पड़ता है। मतलब जिस व्यक्ति की इनकम कम होती है उसके लिए थोड़ा सा और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिनके पास सैलरी है, जिनके पास वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली रूप से वो अच्छे हैं, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सरकार जब भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है तो उसका प्रभाव आप जरूर से देखेंगे कि ज्यादा उस पर बात होती है, क्योंकि उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है ना। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से क्या होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद हमने ये सारे पॉइंट समझे थे कि कौन कौन पे करने वाला कौन होगा, जैसे इम्पोजिशन किस पर पड़ेगा, जो व्यक्ति अधिरोपण क्या होगा, जो व्यक्ति आय कमाता है उसी पर होगा, इसमें वैसा नहीं होता है। टैक्स पेयर जिस व्यक्ति को पेमेंट करना रहता है वही पे करता है, यहाँ पर क्या होता है, फाइनल उपभोक्ता पर चले जाता है। कर का भार डायरेक्टली होता है, इसमें इनडायरेक्टली होता है। ट्रांसफरेबिलिटी हमने समझी थी कि इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं स्पीड में हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसे पढ़ा है हर एक बात को, तो टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कवरेज, इसका कवरेज जो होता है वो सीमित होता है, जबकि इसका कवरेज बड़ा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जो इनकम कम भी कमा रहे हैं उनको भी कवरेज किया जा सकता है, जबकि इसमें एक लिमिटेड इनकम होती है, जैसे 5 लाख से ऊपर इनकम होगी तो ही इनकम टैक्स लगेगा। अगर आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका कवरेज जो है वो कम होता है, इसका कवरेज थोड़ा ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन, अगर डायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम हो जाता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स की रेट अगर बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन पर थोड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए कम आता है। इस पर हमने एग्जांपल लिया था कि अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी और उस पर 10% की टैक्स है तो उसको 10,000 रुपए टैक्स के देना है। अब उसके हाथ में कितने बचे खर्चा करने के लिए, 90,000 रुपए। वहीं अगर सरकार इस 10% की जगह क्या कर देगी, अगर सरकार टैक्स की रेट, डायरेक्ट टैक्स की रेट 10% की जगह 60% कर देगी, तो 1 लाख का 60,000 रुपए क्या देना पड़ेगा व्यक्ति को, 1 लाख का 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। उसके हाथ में कितने पैसे बचेंगे, उसके हाथ में केवल 40,000 रुपए ही बचेंगे। तो अब उसके पास कम पैसे बचे तो वो खर्चा कम करेगा मार्केट में, केवल उन्हीं चीजों पर खर्चा करेगा जो उसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने समझा था। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन का नेतृत्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ती है तो क्या होती है, चीजें महंगी हो जाती हैं और महंगाई बढ़ जाती है। जैसे अगर एक गुड्स है जो कि 1,000 रुपए की, इस पे जीएसटी कितना लगता है, इस पर जीएसटी सपोज करिए 18% की दर से लगता है, तो कितना जीएसटी लगेगा, 180 रुपए।
तो अभी ये गुड्स कितने की पड़ेगी, अभी ये गुड्स पड़ेगी 1180 रुपए की। बट जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया कि 18% की जगह जीएसटी कितना हो जाना चाहिए, 28% हो जाना चाहिए, तो अब यही गुड्स कितने की पड़ जाएगी, अब यही गुड्स जो है कितने की पड़ जाएगी, 1280 रुपए की पड़ जाएगी। मतलब 100 रुपए से क्या हो गई, चीजें महंगी हो गई। तो इसलिए जब भी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब भी क्या होता है सरकार क्या बढ़ा देती है, पेट्रोल और डीजल पर जो अपनी वो है टैक्स है, ड्यूटीज है, वो बढ़ाते हैं। तो उसका जमकर आप देखेंगे कि न्यूज चैनलों में आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाती है, तो इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हमने समझी थी, इसका क्रक्स भी मैंने आपको समझाया था। और फिर हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि देखिए जिस प्रकार से डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, बर्डन जिस व्यक्ति पर आ रहा है वही व्यक्ति से पे करता है। तो देखिए खुद ही अपने पीठ पर टैक्स लादे हुए, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लिया जा रहा है वही अपने पीठ पर लादे हुए टैक्स को। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की पीठ पर सरकार ने लादा, उसने क्या करा, उसने इस व्यक्ति को थमा दिया कि ये लो टैक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और किसके पास चला जाता है, फाइनल कंज्यूमर के पास। किसके पास चला जाएगा, फाइनल कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता जिसको हम बोलते हैं, उसके पास जो है बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब तक ट्रांसफर करते हैं, अंतिम उपभोक्ता तक ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में समझी थी। उम्मीद होगी आपको सारी चीजें रिकॉल हो गई होगी। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर से देख लीजिएगा। चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और फिर ये देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन सब बातों को हमने डिटेल में समझा था। अब बात करते हैं किस पर, हमारे मेन पॉइंट पर, जिसका नाम है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, माल एवं सेवा कर जिसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसे जीएसटी, है ना, जीएसटी बोला जाता है। तो ये आपको याद होगा जीएसटी तो नाम। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी कभी एग्जामिनर एक आदि सरल क्वेश्चन एकदम इजी पूछने के मूड में होते हैं तो वो यही पूछ लेते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कभी इजी नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो यहीं पर ही बात कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा वो तो वैसे भी। क्या होता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए क्या हुआ था, जीएसटी के पहले चीजों को समझते हैं कि जीएसटी के पहले दिक्कतें क्या थी, है ना। जीएसटी क्यों लाई सरकार, जीएसटी नहीं लाते क्योंकि इससे पहले तो ऐसा तो था नहीं कि दिक्कतें थी। तो एक एग्जाम्पल रखते हैं चीजों के लिए, क्यों सरकार को जीएसटी लाना पड़ा, दिक्कतें क्या थी इसके पहले, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजों को हम बात करते हैं कि जीएसटी सरकार को क्यों लाना पड़ा। जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब हुआ था, संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में प्रभावशील हुआ था। इसका जो लोगो मतलब जो टैगलाइन है वो क्या है, एक देश एक कर, मतलब और एक बाजार, एक टैक्स एक कर और एक बाजार। मतलब एक देश है, जैसे भारत एक देश है, उसमें एक कर होना चाहिए और हमारा बाजार भी क्या होना चाहिए, पूरे देश का एक होना चाहिए। तो ये इसकी वो है, लाइन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात ये कर लेते हैं कि भैया जीएसटी लाना क्यों पड़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार को क्यों लाना पड़ा, क्या इंपॉर्टेंट है, और जीएसटी के आने के बाद चीजों में क्या क्या चीजें आई हैं। तो ये सारी चीजों को एक बार समझ लेते हैं कि जीएसटी क्यों लाना पड़ा, इसके पहले क्या चीजें थी, और फिर जीएसटी आने से क्या इंपैक्ट आया, उस पर समझ लेते हैं। तो आपकी जीएसटी पर पकड़ अच्छी हो जाएगी कि क्यों जीएसटी आया, जीएसटी के पहले क्या सिस्टम था, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर जीएसटी को पढ़ते जाएंगे, क्योंकि फिर थ्योरी रहेगा तो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा और चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक रफ पेपर लेते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्यों जीएसटी सरकार लेकर के आई थी। ठीक है, चलिए, तो एक रफ पेपर पर लेकर के बात करते हैं। पिछली क्लास में ये देखिए जीएसटी हमने टैक्स पर बात कर ली थी, मैंने आपको ये सारे पॉइंट रख करके समझाया था कि टैक्स क्यों जरूरी है, डायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पर फिर हमने बात करी थी, ये सारा एग्जाम्पल लेकर के, इनडायरेक्ट टैक्स पर हमने एग्जाम्पल लेकर के बात करी थी, है ना, कि कैसे इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो जरूर से एक बार उसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किस पर, जीएसटी पर, कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो जीएसटी
तो देखिए जीएसटी के पहले दिक्कतें क्या थी उसको समझ लेते हैं कि जीएसटी के पहले क्या था और उसके बाद 1 जुलाई के बाद ऐसा क्या हुआ, उस पर आते हैं फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को। तो इस 1 जुलाई 2017 के पहले सिनेरियो कैसा था? मतलब जब जीएसटी अस्तित्व में नहीं आया था, जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तो क्या था? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं उसको। तो देखो जब जीएसटी नहीं आया था तब क्या हुआ था? तब था जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी क्या करती है? टाटा कंपनी कार बनाती है ना? टाटा कंपनी क्या बनाती है? कार बनाती है। तो अब ये जो टाटा कंपनी कार बनाती है, इसको पहले क्या बोलते हैं? टाटा कंपनी जब कुछ भी चीज बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है उत्पादन, है ना? तो ये जो उत्पादन कर रही थी, ठीक है, ये कार बनाने का, ये कार बनाने को क्या बोला जाता था? उत्पादन। तो इस उत्पादन पे मतलब कार बनाते से ही क्या करना पड़ता था? सरकार को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ पर क्या करना पड़ता था? एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ चीजों को रखने के लिए। इनको टैक्स पे करना पड़ता था किस बात पर? कि इन्होंने ये कार बनाई, कार बनाने पर इनको एक टैक्स देना पड़ता था। तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। क्या बोलते थे? उत्पाद शुल्क। तो अब जिसको बोलते थे क्या? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या बोला जाता था इसको? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते थे? एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते थे इसको एक्साइज ड्यूटी। तो ये कब लगता था? जब भी कोई व्यक्ति क्या बनाता था? कोई भी चीज का उत्पादन करता था, उसको ये टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे अगर आपने भी कोई गाड़ी बनाई, कुछ भी चीज बनाई, उत्पादन की एक डेफिनेशन होती थी कि किसको उत्पादन माना जाएगा, किसको उत्पादन नहीं माना जाएगा। और एक बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, उसमें चीजें कवर अप होती थी, हर दिन एक नया केस लॉ आता था उत्पाद में, और वो चीजें डिफाइन की जाती थी। तो अगर जैसे अब टाटा कंपनी क्या करती थी? टाटा कंपनी ने गाड़ी बनाई, गाड़ी पर उनको क्या देना है? गाड़ी पर उनको एक्साइज ड्यूटी पे करना है। तो अब ये किसको पे करेंगे? ये सरकार को, गवर्नमेंट को पे करेंगे, है ना? ये एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट वो सरकार को करेंगे। कब? जब भी कोई चीज बनाएंगे उसको आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर टायर बनाया, ट्यूब बनाया, जो भी चीज है मैन्युफैक्चरिंग हुई है, आपको क्या करना है? आपको ये पेमेंट करना होगा। तो ये पेमेंट करा इन्होंने, इसका क्या देना रहेगा? इसके रिटर्न बनाने होंगे। इसका क्या करना होगा? इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी होगी। कब? जब आप, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर कोई उत्पादन करेगा तो 2017 के पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इसके पहले ये काम करना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हुआ? अब अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, अब इसके बाद क्या होगा? इसकी सेल होगी। ठीक है, इसकी सेल होगी तो इस पर फिर टैक्स लगेगा। अब कौन सा टैक्स लगेगा? अब या तो उस पर क्या लगेगा? या तो उस पर वेट लगता था, है ना? या तो उस पर क्या लगता था? या तो उस पर वेट लगता था, या क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ठीक है, अब जब वेट लगा है तो वेट पर फिर वापस से क्या करो? वेट का पेमेंट सरकार को करो। मैं एकदम सिंपल और एकदम सीधी सीधी लैंग्वेज में एकदम ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो अब ये पेमेंट करना है आपको, इसका आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी आपको रिटर्न देना पड़ेगा। इसका आपको रिटर्न देना पड़ेगा, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? इसकी आपको बुक्स बनानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पेमेंट करना है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी आपको रिटर्न बनानी होगी। ठीक है, दूसरी दिक्कत, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ये तो आ गया सेल का। अगर कोई व्यक्ति क्या दे रहा है? कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है। कोई व्यक्ति क्या दे रहा है? सेवा मतलब सर्विस दे रहा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। उनको क्या पे करना पड़ता है? उनको पे करना पड़ता है सर्विस टैक्स। उनको क्या पे करना पड़ता है? सर्विस टैक्स, सेवा कर जिसको बोलते थे। ये पेमेंट करेंगे वो। और इस पेमेंट करने के बाद उनको इसको भी क्या बनानी पड़ेगी? उनको इसके भी रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। इसके अनुसार भी क्या बनानी पड़ेगी? बुक्स रखनी पड़ेगी। और भी कई सारे टैक्स थे जो कब थे? 2017 के पहले थे। 1 जुलाई 2017 के पहले अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको वेट देना है, तो उसका अलग पूरा मैकेनिज्म है, अलग एक रिटर्न है, अलग एक एक्ट है। उसको फॉलो करो, उसमें पेमेंट करो, उसके रिटर्न की डेट ध्यान रखो, बुक्स बनाओ। अगर आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पे कर दिया तो आपको उसके लिए क्या करो? उसके लिए पेमेंट करो, उसके रिटर्न बनाओ, उसकी बुक्स बनाओ। अगर आप सेवा दे रहे हैं तो सेवा के लिए, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स दो। ठीक है, उसका पेमेंट करो, उसके रिटर्न बनाओ, उसकी बुक्स बनाओ।
अब टाटा कंपनी क्या करती है, टाटा कंपनी आफ्टर सेल सर्विस भी देती है ना, हम उनके सर्विस सेंटर पे जाते हैं। तो अब एक कंपनी के लिए, एक कंपनी जो क्या कर रही है, जो उत्पादन भी कर रही है, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और क्या कर रही है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ चीजों को वो सेल कर रही है, और फिर क्या दे रही है, अपने कस्टमरों को सेवा भी दे रही है, और ऐसे ही कई सारे काम कर रही है। तो उसको, ये देखिए, तीन एक्ट, तो तीन टैक्स तो आपको मेरे सामने ही दिख जाएंगे, चार टैक्स। तो एक तो उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का ध्यान रखना है, एक वेट का ध्यान रखना है, और एक सीएसटी का ध्यान रखना है, और एक सर्विस टैक्स का ध्यान रखना है। इन चार एक्ट के अंतर्गत उसको पेमेंट अलग अलग प्रोसेस में करना पड़ेगा, अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग रिटर्न बनाना पड़ेगा। और तो और इसका क्या नहीं मिलता था, इसका उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता था, इसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए, तो उसके क्रेडिट पर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी, कई सारी दिक्कतें थी। तो अब एक व्यापारी के लिए, अब आप ये सोचो, ये एक व्यापारी है, ये एक व्यापारी है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कार को बेचना, कार बनाना, उसको बेचना, और उससे संबंधित सर्विसेज देना। तो अब एक ये व्यापारी जो है, वो ये सारे काम करे, मतलब एक व्यापारी का मेन काम क्या होता है, उसका व्यापार होता है, मतलब उसको जो बिजनेस करना है वो उसका मेन होता है, ना कि ये सारे टैक्स देखना, है ना। टैक्स तो वो सरकार को दे रहा है, पर उसके सामने दिक्कतें कितनी थी। अब जैसे ही वो उत्पादन करेगा, जैसे ही वो कोई माल बनाएगा, उसको सेंट्रल एक्साइज देना पड़ेगा। वो सेल कर रहा है, तो अगर वो सेल किस कैटेगरी में आ रहा है, वेट की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको वेट देना है। अगर वो इंटर स्टेट में जा रहा है, तो उसको सीएसटी देना पड़ेगा। अगर वो कोई सर्विस दे रहा है, तो उसको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो एक व्यापारी के लिए क्या होता था, कई सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे उसको, कई सारे, कैसे कंप्लायंसेस, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कंप्लायंस करना है, वेट का कंप्लायंस करना है, सीएसटी का कंप्लायंस करना है, सर्विस टैक्स का कंप्लायंस करना है। तो एक व्यापारी अपना व्यापार करे कि ये टैक्स ही संभालता रहे, ठीक है, ये टैक्स ही संभालता रहे, और हर एक टैक्स का अपनी रिटर्न की अलग ड्यू डेट है, उसकी बुक्स अपने हिसाब से बनानी है, हर एक, दिक्कतें इतनी सारी थी। साथ में क्या था, इनकी क्रेडिट भी नहीं मिलती थी एक दूसरे में, उस पर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने, हम कह सकते हैं सरकार ने क्या निकाला, एक रामबाण इलाज निकाला। और क्या करा, इन सारी समस्याओं का हल उन्होंने क्या करा, इन सारी समस्याओं का हल के लिए उन्होंने 1 जुलाई को एक टैक्स लागू किया। 1 जुलाई 2017 को एक टैक्स लागू किया, जिसमें ऐसे कई सारे टैक्स, जिसमें ऐसे कई सारे 17 तरह के इसमें क्या हुए थे, तो 17 तरह के इसमें अप्रत्यक्ष कर, और 23 तरह के उपकर, ठीक है, ये दोनों क्या हुए थे, ये दोनों इसमें शामिल हुए थे। किसमें शामिल हो गए थे, जीएसटी के अंतर्गत। मतलब अब क्या करना है, अगर, अब क्या है, अब जीएसटी है, मतलब अगर कोई व्यक्ति, पहले क्या था, पहले यह था कि कोई व्यक्ति अगर क्या बना रहा है, कोई कार बना रहा है, तो उसको क्या देना पड़ता था, सेंट्रल एक्साइज। अब क्या देना है, अब जीएसटी देना है। पहले क्या, कोई व्यक्ति, अब देखो इधर, अब यहाँ आ जाते हैं, ये प्री का समझ में आया कि इतनी सारी समस्याएं थी। अब पोस्ट में आ जाते हैं, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया जीवन में, जीएसटी सरकार ने लागू किया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर वही सारे एग्जाम्पल को हम यहाँ पर रख लें, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम उन्हीं सारे एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे टाटा कंपनी का ही एग्जांपल लेते हैं कि टाटा कंपनी क्या कर रही है, टाटा कंपनी उत्पादन कर रही है, किसका उत्पादन कर रही है, कार बना रही है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। पहले क्या लगता था, पहले लगता था उस पर उत्पाद शुल्क, अब क्या लगता है, अब उस पर लगेगा जीएसटी। अब क्या लगेगा, अब जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर, अब मतलब अब उत्पादन पे लगता ही नहीं है, उसकी जगह आ गया है, केस क्या आ गया है, सप्लाई, सप्लाई की एक डेफिनेशन आ गई है। सप्लाई की डेफिनेशन, उस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, जीएसटी लगना रहेगा। अगर कोई सेल कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है, तो पहले क्या लगता था, पहले वेट लगता था, है ना, सीएसटी लगता था। अब क्या लगेगा, अब उस पर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति क्या दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो पहले क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता है, अब क्या लगता है, अब उस पर जीएसटी लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों के बीच का कंपैरिजन देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये एक अलग है, ये टैक्स अलग है, ये टैक्स अलग है, ये टैक्स अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उत्पादन कर रहे हो, उसको भी सप्लाई मान के उस पर क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। आप सेल कर रहे हो, पहले क्या लग रहा था, वेट लगता था, सीएसटी लगता था, अब क्या लग रहा है, अब जीएसटी लग रहा है। पहले क्या, सर्विस टैक्स पर सेवा कर लगता था, अब क्या लगता है, अब जीएसटी लगता है। तो एक व्यापारी जो क्या कर रहा है, जो ये तीनों काम कर रहा है, अब उसको क्या देना है, अब उसको जीएसटी देना है, इस पर भी जीएसटी देना है, इस पर भी जीएसटी देना है। इन तीनों का पेमेंट वो क्या करेगा, अब एक साथ एक बार में पेमेंट कर देगा इसका।
एक बार में इसका एक बार में पेमेंट कर देगा। एक साथ इनका क्या फाइल हो जाएगा, एक साथ इनका एक ही बार में रिटर्न फाइल हो जाएगा, एक ही बार में क्या बन जाएंगी, बुक्स बन जाएंगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखो ये बुक्स बन रही थी, रिटर्न हो रहा था, ये बुक्स बन रही थी, रिटर्न हो रहा था, ये बुक्स बन रही थी, रिटर्न हो रहा था, ये बुक्स बन रही थी, रिटर्न हो रहा था। और अब उसी के लिए क्या हो रहा है, एक बार रिटर्न जा रहा है, एक बार में बुक्स बन रही है, एक बार में पेमेंट हो रहा है। जिस काम के लिए उसको 4-5 बार यहाँ पर चीजें करनी पड़ती थी, वही काम अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार में हो रहा है। तो इसलिए जीएसटी को एक क्रांतिकारी या एक बहुत बड़ा मेजर वो माना गया है, टैक्स रिफॉर्म में से एक माना गया है, बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना गया है। क्यों? देखिए इतनी सारी समस्याओं का हल सरकार ने एक बार में कर दिया जीएसटी ला करके। ठीक है, कई सारी चीजें हर एक्ट में होती हैं, बट देख रहे हैं आप कितनी सुविधा कर दी। पहले एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा था उसको इतने सारे कंप्लायंसेस देखने थे, इतने सारे एक्ट देखने थे, अब उसको उसकी जगह क्या देखना है, उसको अब एक तरफ से केवल एक चीज देखनी है, और वो क्या है, वो है जीएसटी। तो जीएसटी के आने के बाद ये सारा बेनिफिट हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो क्या हुआ है, टैक्स क्रेडिट, कि यहाँ पर जो टैक्स पे करा है उसकी क्रेडिट यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। जो पहले टैक्स क्रेडिट मिलना बड़ी डिफिकल्टी थी, उसकी कई सारी कंडीशन होती थी, आजकल वो टैक्स क्रेडिट आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, इसलिए सरकार ने इतने सारे कंप्लायंसेस को कम करने के लिए, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या लेकर के आई, सरकार जीएसटी लेकर के आई। और जीएसटी के बाद क्या हुआ, जीएसटी के बाद ये सारी सुविधाएं जो हैं सबको मिली। कई सारे जो है इसमें पहले जो अप्रत्यक्ष कर अलग अलग थे उनके नाम पर क्या आ गया, केवल एक अप्रत्यक्ष कर आ गया, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था जीएसटी। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये प्री रिव्यू जो मैंने एकदम आराम आराम से बट एकदम शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये इतना बड़ा था प्रीव्यू, अगर मैं इस पर और जाता तो और ज्यादा चीजें आती। बट देखिए अब ये पुराने एक्ट हैं, इनको अगर हम डिटेल में भी पढ़ते, मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट पर बताता, तो उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अब ये सारे एक्ट क्या है, अस्तित्व में नहीं है। मतलब अब अगर आपको काम पड़ेगा तो मेनली किसका काम पड़ेगा, जीएसटी का काम पड़ेगा, तो हम इस पर ही बात करते हैं। तो एक ओवरव्यू देने के हिसाब से मैंने आपको ये यहाँ पर ये चारों पांचों चीजें आपके सामने रखी, कि देखिए ऐसा ऐसा था पहले, और अब जो है केवल क्या आ गया है, अब फिल्म में आ गया है केवल एक हीरो, और उस हीरो का नाम क्या है, जीएसटी। पहले कई सारे हीरो थे, है ना, कई सारे हीरो वाली फिल्म थी, अब केवल एक हीरो आ गए हैं, और उस हीरो का नाम क्या है, जीएसटी। समझ में आया जीएसटी क्यों लाई सरकार, जीएसटी आने के बाद क्या इंपैक्ट आया, व्यापारियों को, जो बिजनेसमैन है उनके साथ क्या बेनिफिट हुआ। तो ये सारी चीजें आई हैं, इसी के कारण क्या हुआ है, जीएसटी को लाया गया। और जीएसटी का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट था वो ये था कि जीएसटी आने के बाद क्या हुआ था, चीजों में कमी आई थी, प्राइस में कम हुआ था, मतलब प्राइस भी कम हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, टैक्स की रिबेट मिल पा रही थी, टैक्स की छूट मिल पा रही थी, सैनवेट क्रेडिट मिल पा रहा था। तो इसलिए क्या हुआ था, जो प्राइस है वो प्राइस भी कम हुआ था। अगर आपको याद हो तो 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तो उसके बाद कई सारी कंपनियों ने अपने एड लगाए थे, और उस एड में उन्होंने बताया था कि पहले जीएसटी जब लागू नहीं था तो हमारी जो ये प्राइस था गुड्स का वो 100 रुपए था, और अब आपको कितने में मिल रहा है, अब आपको ये 90 रुपए में मिल रहा है। तो वो बोल रहे हैं हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, ये केवल किस कारण हुआ है, जीएसटी। 10 रुपए चीजें आपको सस्ती क्यों मिल पा रही हैं, जीएसटी के कारण मिल पा रही हैं। अगर वो मुझे कहीं एक एडवर्टाइजमेंट दिखा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि चीजों को आप और प्रैक्टिकली महसूस कर पाए। तो चीजें ये समझ में आई आपको, कहने का मतलब यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कैसा शिफ्ट करा सरकार ने, इतने सारे एक्टों के बदले में केवल क्या लागू किया, केवल जीएसटी को लागू किया। समझ में आई। अब चलिए, अब हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं और चीजों को वहां से क्लियर करते हैं। समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट, कि कैसे पहले सरकार को हर एक, मतलब व्यापारी था जो हर एक चीज पर अलग अलग एक्ट पर अलग अलग एक्ट लगता था, अलग अलग टैक्स लगता था, उसके अलग अलग रिटर्न थे, और उसकी बजाय अब क्या आया, केवल एक टैक्स आया, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था जीएसटी। ठीक है, बात करें अब अपने एक अपने उस पर नोट्स पर आ जाएं वापस से। ठीक है, समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट। अब मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें कंपनी ने कैसे प्रमोट करा था, कि देखिए जीएसटी के कारण क्या इफेक्ट आया, एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो देखिए समझ में आएगा आपको कि कैसे जीएसटी एक एक्ट के आने से, एक सरकार के एक नए टैक्स लाने से कैसे चीजों पर प्रभाव पड़ता है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है, कि इससे अगर इनडायरेक्ट टैक्स की रेट, जो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि अंतर में, कि इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, चीजें महंगी होती हैं। तो उसको देखिएगा अभी इस एडवर्टाइजमेंट में, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। देखिए ये वाला एडवर्टाइजमेंट, अब ये एडवर्टाइजमेंट किसकी तरफ से
हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ठीक है, एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, बट काफी अच्छा नाम है। जो भी आप मेन ब्रांड देखते हैं वो चांसेस है कि वो कहाँ से आते होंगे, वो HUL से आते होंगे। बहुत बड़ा ब्रांड है और कई सारे सब ब्रांड है। आज आपको देखने को मिलेगा कि आप सोचते होंगे अलग अलग ब्रांड के, पर ये सारी एक ही कंपनी है और उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए अब इस कंपनी ने क्या लिखा है, इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, ये 2017 का एडवर्टाइजमेंट है ना। जब 2017 में GST आया था उस समय सरकार HUL ने अपना एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हर एक न्यूज़पेपर में दिया था और उसका हेडिंग क्या था, थैंक यू GST। अब इन्होंने मतलब कंपनी का ये कहना था कि GST के कारण आने से कैसे प्राइस में चेंज आया है, कैसे प्राइस आपको कम लग रहा है, आपको और ज्यादा आपके पास पैसे बच रहे हैं, ये केवल और केवल किस कारण से हुआ है। मतलब यहाँ पर HUL ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, HUL को तो जितना मार्जिन कमाना था उसने उतना ही मार्जिन कमाया है। ये जो प्राइस चेंज हुए हैं, ये सारे प्राइस चेंज किसके कारण हुए हैं, केवल GST के कारण। मतलब अब जो चीजें सस्ती हुई हैं उसमें क्या HUL का हाथ है, नहीं, ये GST के कारण क्या हुआ, सरकार जो कंपनी थी उसको क्रेडिट मिल पाई, तो उसके प्राइस जो हुए वो कम हुए। तो उनने एक कंपैरिजन करके आपके सामने रखा था, तो देखिए हम उसको देखते हैं। तो ये कह रहे थे कि जो पहले ब्रू की जो आप कॉफी लेते थे, वो कॉफी पहले आपको कितने की पड़ रही थी, 180 रुपए की पड़ रही थी। GST जैसे ही अप्लाई हुआ उस पर, तो अब सरकार को जैसे अभी हमने देखा था सेंडवेट क्रेडिट देनी है, वो एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, CST है ना, सर्विस टैक्स है, तो ये सारे की जगह GST आया। तो वो 180 रुपए की जो कॉफी थी वो 165 रुपए की हो गई, मतलब 15 रुपए का प्राइस कम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर वो 50 ग्राम का पैकेट जो पहले 95 रुपए का आता था वो कितने का हो गया, 85 रुपए का, मतलब 10 रुपए चीजें सस्ती हो गई। किस लिए हुई है सस्ती, GST के कारण। तो इन्होंने एक कंपैरिजन पूरा दिया था कि देखिए किस प्रकार से 245 रुपए की हो गई, पहले जो 285 रुपए की आती थी अब वो कितने की हो गई, 245 रुपए की। तो 40 रुपए का क्या हुआ है, कमी आई है प्राइस में। क्यों आई, GST के कारण। 15 रुपए का जो पहले नॉर नूडल्स आते थे वो 12 रुपए के हो गए, 3 रुपए का क्या हो गया, उसमें प्राइस गैप आ गया, प्राइस कम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि GST के कारण। तो ऐसे ही इन्होंने हर एक प्रोडक्ट के साथ अपना एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करा था कि जैसे 225 रुपए MRP का जो पहले आता था परफ्यूम, वो अब कितने का हो गया, 190 रुपए का, उस पर 35 रुपए का क्या हुआ है, डिस्काउंट आया है, 35 रुपए की कमी आई है। तो ये जो कमी आ रही है क्या ये डिस्काउंट है इस कंपनी का, नहीं, ये केवल किस कारण से हुआ है, GST के कारण से। तो देखिए किस प्रकार से एक एक्ट आने से, एक नया टैक्स लागू करने से प्राइस में कितना चेंज आया, और प्राइस के चेंज होने से क्या होती है, महंगाई कंट्रोल होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर एक एडवर्टाइजमेंट इस कंपनी ने निकाला था, और उसका कहना क्या था, उसका कहना था थैंक यू GST। मतलब GST अप्लाई होने से कैसे चीजें अच्छी हुई, साथ ही साथ क्या हुआ, इनको क्रेडिट मिली, प्राइस कम हुआ, और उसका इफेक्ट क्या आया, उसका इफेक्ट ये आया कि चीजें मतलब जो एंड यूजर है, हम और आप लोग, उनको क्या हुआ, चीजें सस्ती पड़ी। अब जिसके लिए पहले अगर आपको एक ब्रू की कॉफी लेनी होती तो उसके लिए आपको 180 रुपए की जगह आप कितने चुकाने होंगे, केवल 165 रुपए चुकाने होंगे। देखिए जैसे व्हील सबसे ज्यादा यूज होता है, व्हील और सर्फ एक्सल। तो 4 किलो व्हील जो पहले 200 रुपए का था अब वो कितने का आ रहा है, अब वो आ रहा है, कंपनी का क्या कहना है, अब वो मिल रहा है आपको 170 में। मतलब आपको कितने का फायदा हुआ, 30 रुपए का फायदा हुआ। ये 30 रुपए का फायदा क्यों हुआ, GST के कारण। समझ में आया GST किस प्रकार से काम करा, उसका एक रियल एग्जांपल मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए इस प्रकार से चीजें जो होती हैं एक्ट में आती हैं। तो इसका प्रभाव आपको समझ में आया, उम्मीद होगी आपको ये अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आया होगा कि कैसे एक एक्ट आने से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं, और कैसे उस पर प्राइस पर भी उसका इफेक्ट आता है जब रेट में चेंज होता है, या एक एक एक्ट आता है, इतने सारे एक्ट एक्ट को हटा करके ये एक्ट आया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ये आया। ठीक है, तो चलिए अब हमारे मेन कंटेंट पर चलते हैं और उस पर बात करते हैं, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए, तो इस पर बात करते हैं। तो GST के क्या लाया गया था, GST क्या सोच करके लाया गया था कि एक देश है जैसे हमारा, एक कर होना चाहिए और एक बाजार होना चाहिए। इस अप्रोच के साथ सरकार ने क्या लागू किया था, सरकार ने GST लागू किया था। ठीक है ना। एक धारणा से संपूर्ण देश में GST कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, से प्रभावशाली हुआ। GST निश्चित तौर पर आजादी के बाद सबसे बड़ी कर टैक्स क्रांति, मतलब टैक्स में जो आज तक चेंजेस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज ये माना जा रहा है, क्योंकि पूरा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ही बदल कर रख दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आएगा वो क्वेश्चन इस डेट से आएगा, या क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से आपसे पिक कर सकता है
क्या है कि इसमें कितने कर शामिल हुए हैं, तो इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर, 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 जो है उपकरों के स्थान पर क्या हुआ था, एक कर लागू हुआ और उसका नाम क्या था, जीएसटी। तो ये ध्यान रखिएगा फिगर को, 23 क्या है, उपकर हैं और 17 अप्रत्यक्ष कर हैं, ये सारे शामिल होकर के क्या हुआ, जीएसटी हुआ। तो मेजरली मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। तो देखिए, पहले सेंट्रल टैक्स मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते थे वो, और स्टेट मतलब जो स्टेट सरकार राज्य सरकारें लगाती थी, ये सारे टैक्स कौन लगाती थी, ये सारी जीएसटी के पहले ये सारे टैक्स कौन लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। और ये सारे टैक्स कौन लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो कौन कौन से टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो मैंने बताया उत्पाद पर लगती थी, है ना। सर्विस टैक्स, जो अगर आप कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियर सेवा दे रहा है तो उस पर जो टैक्स लगता था वो, है ना। एक्साइज ड्यूटी अंदर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो ये सारा जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी वो सारी पर क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इसका ये नाम था। सीवीडी और स्पेशल सीवीडी ये लगता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बोला था कि सीएसटी लगता था, ये हुआ। तो ये सारे टैक्स कौन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, मतलब केंद्र सरकार, मोदी सरकार मैं नाम ले रहा हूं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में सरकार होती है, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है केंद्र में, तो जो भी केंद्र में सरकार होगी, है ना, वो ये सारे टैक्स लगाती थी। कब, 2017 के पहले, 2017 1 जुलाई 2017 के पहले तक जो था वो ये सारे टैक्स लगते थे सेंट्रल लेवल पर। और स्टेट लेवल पर क्या लगते थे, तो स्टेट लेवल पर जो सबसे ज्यादा मेजर टैक्स कौन सा था, वो था टैक्स वेट और सेल टैक्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा रहा, टैक्स ऑन लॉटरी, है ना, लग्जरी टैक्स, और टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये जो मेजर टैक्स है जहां से सबसे ज्यादा जो पैसा आता था गवर्नमेंट के पास, वो इन सब से आता था। तो ये सारे टैक्स थे। जैसे ही 1 जुलाई हुई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 हुआ, ये सारे टैक्स क्या होगा, ये सारे टैक्स ने हाथ मिला लिया, मतलब क्या हुआ, ये सारे टैक्स मिलकर के क्या बन गए, इनकी जगह पर क्या आ गया, जीएसटी लागू हो गया। तो ये सारे टैक्स क्या हो गए, अब समाप्त हो गए, और ये काय में मर्ज हो गए, तो ये मर्ज हो गए जीएसटी में। ठीक है, क्या है ये टैक्सों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा, 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर, है ना, ये लागू होते थे, इनकी जगह क्या हुआ, फिर जीएसटी ने लिया। अब क्या है, कुछ कर ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है, कुछ कर ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है, मतलब जीएसटी के साथ साथ ये भी लग रहे हैं, जीएसटी भी है, अपनी काम कर रहा है, और साथ में ये कर भी लग रहे हैं। तो ये कर क्यों नहीं हटाए गए थे, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा जो रीजन था, इन करों जो आज भी ये कर अभी भी लग रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण था कि इस पर स्टेट जो थी, राज्य सरकारें थी, उनको बहुत बड़ा मेजर इस पर क्या होता था, टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। तो वो सरकारें अभी भी चाह रही हैं कि ये सारी चीजों पर हमारा अधिकार रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा टैक्स का जो यहाँ से है, राज्य सरकारों के पास टैक्स का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इन्हीं सब टैक्स से आता है ना, इन्हीं सब सोर्सेज से आता है टैक्स में। तो इसलिए राज्य सरकारें सोच रही थी कि ये टैक्स का पार्ट वो नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए जीएसटी को लाने के लिए सरकार ने इन सब पार्ट को छोड़ दिया। मतलब इन पर अभी भी क्या लगता है, जो राज्य सरकार या जो पहले टैक्स लगता था वो आज भी टैक्स लग रहा है। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें सबसे पहला नंबर आता है ये वाले का, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये क्या होता है, जो दारू होती है ना, जो दारू होती है, आपको पता ही होगा, तो दारू पर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है। तो उस पर क्या लगता है, तो उस पर लगता है स्टेट एक्साइज, क्या लगता है, स्टेट एक्साइज। तो इस पर कौन टैक्स लगा सकती है, तो इस पर जो दारू पर टैक्स लगाने का राइट होता है वो राज्य सरकारों के पास होता है। तो राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा टैक्स इसी से मिलता है। कई सारी कई इसमें कई बार आपने कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी, जैसे क्या बोलते हैं, दिल्ली की सुनी होगी कि दिल्ली में बहुत ज्यादा अहाते खोले गए हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार को जो टैक्स की कलेक्शन होता है वो यहीं से होता है। इसके बाद जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल, है ना, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस, जो भी चीजें होती हैं वो सारी, जो हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स से बनने वाले जो भी होते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो ये सब पर आज भी क्या लगता है, ये आज भी करे ना, इस पर जीएसटी अभी कहना इस पर लागू नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल टू डिसाइडेड द डेट व्हेन विच जीएसटी इज अप्लीकेबल, मतलब अभी भी इस पर क्या होता है, अभी भी इस पर पुराने टैक्स ही लग रहे हैं। इस पर क्या जीएसटी अभी लगा है, नहीं, जीएसटी काउंसिल के पास है, जीएसटी काउंसिल बता देगी कि उस दिन से इस पर जीएसटी लगेगा, तो उस दिन से जीएसटी लगने लग जाएगा। तो जीएसटी जिस दिन से लगने लग जाएगा तो फिर हम क्या हो जाएगा, अगर जिस दिन भी जीएसटी लगा,
पेट्रोल डीजल पर। आप विश्वास मानिए, अगर जिस दिन से भी जीएसटी लगा, क्या हो जाएगा, हमारे रेट जो हैं, जो रेट हैं, किसके रेट हैं, हमारे पेट्रोल डीजल के रेट हैं, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल में पेट्रोल का रेट है, जो मतलब पेट्रोल एक्चुअल में कॉस्ट आती है, कॉस्ट अगर हम बोले उसमें से अगर क्या घटा दें, टैक्स हटा दें, तो वो तकरीबन 30 से 40 रुपए मैक्सिमम। कितना है प्राइस आज, आज की स्थिति में जो पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस है, क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल बनता है, तो उसकी जो कॉस्ट है आज की स्थिति में वो 30 से 40 रुपए के बीच में पर लीटर आ रही है। और आज हमको उसके लिए चुकाने कितने पड़ते हैं, 110 रुपए। तो ये जो 30 रुपए से लेकर के 110 रुपए का अगर हम 40 रुपए भी ले लें, तो 170 रुपए का जो डिफरेंस है, 70 रुपए का जो इसमें प्राइस जो चार्ज हुआ है वो क्या है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, वो क्या होता है, टैक्स का होता है। सबसे बड़ा जो पेट्रोल में होता है वो क्या होता है, टैक्स का पोर्शन होता है। अगर टैक्स सरकारें हटा दे, तो कितने प्राइस में आ जाए हमें पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाए 30 से 40 रुपए। उसके भी रीजन है सरकार के पास। डिटेल में मैं बात करूंगा इस पर, तो इस पर भी 10 मिनट जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्यों सरकारें नहीं रखती। अब पॉइंट उठाए तो बता देता हूँ कि देखिए, दो रीजन होते हैं सरकार का टैक्स लेने के। अब देखो, पेट्रोल अगर सस्ता कर दिया जाएगा, सपोज करिए सरकार ने ये सोच लिया कि चलिए कोई टैक्स ना ले पेट्रोल से, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पेट्रोल कितने रुपए हो जाएगा, 30 रुपए। तो आज सोचिए, 30 रुपए पेट्रोल हो गया, 110 रुपए पेट्रोल है, तो हम कहीं भी जाने के पहले थोड़ा सोचते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली है, सबकी इनकम क्या है, लिमिटेड है। तो अगर आज उनको पता है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हमें 200 रुपए का पेट्रोल लगेगा, तो वो कई बार सोचते हैं कि ठीक है नहीं जाते हैं, या जबरन में लोग नहीं जाते हैं। अगर यही प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, तो हर एक व्यक्ति की पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगी। 30 रुपए कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर क्या होगा, ज्यादा कारें उठने लग जाएंगी। मतलब आजकल फाइनेंस पर कार मिल जाती है, लोग कार ले लेंगे, लोग बाइक ले लेंगे। तो लोग कार और बाइक ले लेंगे, तो क्या वो रखेंगे घर में, नहीं, वो रोडों पर चलाएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ लेकर के जाएंगे, वो रोड पर लेकर के जाएंगे। और आपको पता है आज कितना ट्रैफिक है। मतलब इतनी महंगाई के बाद जब पेट्रोल 110 से 120 रुपए के बीच में रहता है, तब भी हमें घंटों का जाम झेलना पड़ता है, इतना ट्रैफिक है। तो सोचिए, जिस दिन 30 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, उस दिन क्या माहौल होगा। मतलब लोग कितनी गाड़ियां होंगी रोडों पर, सोचिए। जब इस महंगाई में इतना महंगा पेट्रोल होने के बाद ये स्थिति है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो जब 30 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसका एक मुख्य कारण क्या है कि सरकार को टैक्स कलेक्शन तो अपनी जगह है। सरकार का सबसे बड़ा रीजन है कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा, सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है सरकार के पास। तो एक रीजन ये भी है, सरकार जो पेट्रोल डीजल को सस्ता नहीं करती, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि अगर जिस दिन वो 30 रुपए या 20 रुपए पेट्रोल मिलने लगा, उस दिन सोचिए क्या स्थिति होगी, है ना। तो इसलिए भी एक ये कारण है। इसके बाद आता है इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी। जो लोकल बॉडी होती है, इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वो लोकल बॉडी लगाती है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद तंबाकू, जो तंबाकू आता है, वो सब विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी पावर टू लेवी एक्साइड ड्यूटी ऑल्सो रिटेन। तो मतलब क्या है कि इस पर क्या लग रहा है, अभी इस पर जीएसटी एक्साइड ड्यूटी तो लग ही रहा है, इस पर जीएसटी भी लगता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है, जीएसटी भी इस पर लगाया जाएगा। तो मेन जो रीजन है जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो तो ये सारे हैं जो भविष्य में कहाँ पर आएंगे, ये सारे जो वो चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं जो भविष्य में हमें कहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये सारी वो चीजें हैं जो भविष्य में हमें कहाँ देखने को मिल सकती हैं, जीएसटी के अंदर देखने को मिल सकती है। एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पिक कर सकता है कि किस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस पर जीएसटी अप्लाई नहीं हो सकता है। ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अल्कोहल ह्यूमन कंजप्शन, मतलब मानवीय उपयोग के लिए जो पेट्रोल होता है, अल्कोहल होता है, सॉरी, अल्कोहल होता है, क्या उस पर जीएसटी लगता है। मतलब जो दारू होती है, जो मदिरा होती है, क्या उस पर जीएसटी अप्लाई होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। पेट्रोल डीजल पर क्या जीएसटी अभी अप्लाई होता है, नहीं। इस पर क्या है, डिसाइड करना है काउंसिल को कि किस दिन होगा, बट अभी जीएसटी के दायरे से ये सब क्या है, बाहर है। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर इस पर आपको चेक कर सकता है कि क्या पेट्रोल जो दारू होती है, दारू है ना, मदिरा होती है, अल्कोहल होता है, जो कौन करता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है। अल्कोहल दो तरह का यूज होता है, एक तो मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, मतलब मेडिकल की दवाइयों में, दवाई जैसे आप कफ सिरप में भी अल्कोहल डला होता है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये दारू की बात कर रहे हैं। तो दारू पर जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है, तो ये समझ में आया आपको जीएसटी का पूरा ओवरव्यू, जीएसटी का पार्ट समझ में आया, ये वाले पॉइंट समझ में आए, इस पर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पिक कर सकता है। तो ये था जीएसटी। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे कि भारत में कौन सा जीएसटी लागू होता है, इस पर बात करेंगे। तो इस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद होगी कि आपको जो मैंने ओवरव्यू दिया है जीएसटी क्यों आया, उसको लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पूरा बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में जीएसटी का पूरा कवर कर दूंगा। तो ये जीएसटी का हमारा जो बेसिक पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो पूरा कवर हो जाएगा। केवल हमें बस अब पढ़ना है, कुछ चीजें रहेंगी जो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये बेसिक पार्ट जो है हमारा कवर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।